हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपके सीयूईटी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हमने पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ना है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो आई एम अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड हम इस सीयूईटी 2025 की सीरीज से बस यही एम कर रहे हैं कि आप में से ज्यादा बच्चे जो हमें सुन रहे हैं वो एसआरसीसी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में जा सके। तो हम इस पूरी की पूरी आज की वीडियो में इस पूरे चैप्टर को वन शॉट रिवीजन देने वाले, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर करवाने वाली हूं। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट विद डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। तो देखो, हमने जो है अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है हमारी पूरी की पूरी क्लास 12th में, लेकिन अब जो हमें ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था एंड अब सीयूईटी में भी हमसे पूछा जाने वाला है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? देखो, हमें नाम से भी थोड़ा समझ आता है। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो जब भी मैं एक छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करूंगी तो मैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगी, और जब भी मैं एक बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करूंगी मैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगी। ठीक है। सो देखो, एडम स्मिथ जो है वो लेकर के आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है। एडम स्मिथ हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेमस इकोनॉमिस्ट्स है जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। देखो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है लिटिल। इसका मतलब क्या है? बेसिकली मिनिएचर, बहुत ही छोटे लेवल पे जब भी मैं किसी भी चीज की बात करती हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। द स्टडी ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स is the study of behavior and financial activities of small and individual economic units। हम इंडिविजुअल्स के इकोनॉमिक यूनिट्स जो इंडिविजुअल हैं हमारे पास, उनके बिहेवियर को और उनके फाइनेंशियल एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। जैसे कि एक सिंगल कस्टमर, इकोनॉमिक यूनिट मतलब कोई एक सिंगल कस्टमर की हम बात करें, एक सिंगल कंपनी की हम बात करें, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स की हम बात करें, तो वो सब कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर मोस्ट ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से ही हम बहुत ज्यादा ये चीज अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है। देखो, आज की डेट में तुम में से मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा कि अगर रेट बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। तो हर एक कंपनी को पता है कि अगर वो अपना रेट बढ़ाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये चीज हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बताई है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हमें बताता है कि हाउ थिंग्स वर्क, हमारी इकोनॉमी में चीजें कैसे चलती हैं। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल यूनिट्स पे ही जो है फोकस करता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे फोकस करता है। जैसे कि हमारे पूरे देश भर के लेवल पे ये जो है फोकस करते हैं। जैसे कि मेरे पूरे देश की नेशनल इनकम, मेरे पूरे देश की जीडीपी, मेरे पूरे देश की गवर्नमेंट जो है वो क्या डिसीजन ले रही है, ये सारी चीजें। ठीक है। पूरे दुनिया भर में क्या हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी चीज पे फोकस करता है। ऑन द अदर हैंड जो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक इंडिविजुअल कस्टमर पे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे, इंडिविजुअल मार्केट पे, इंडिविजुअल कंपनी पे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे, इंडिविजुअल फर्म पे जो है फोकस करती है। एक चीज याद रखना, जब भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरा जितना भी मैक्रो वाली चीजें हैं वो कांस्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं क्या अज्यूम करती हूँ कि मैक्रो वाले जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। यानी कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त जो है ये अज्यूम करती हूँ हमारी नेशनल इनकम कांस्टेंट है, गवर्नमेंट के कोई रूल्स लॉज वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रहे, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। ऑन द अदर हैंड जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ती हूँ तो मैं क्या अज्यूम करती हूँ कि जो मेरा माइक्रो लेवल की चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। इसको एक बहुत अच्छे से प्यारे से पॉइंट में बना करके लिख लेना। मैं क्या बोलती हूँ, जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ तो मैं बोलती हूँ एक इंडिविजुअल कस्टमर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं या फिर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस, डिमांड, सप्लाई, ये जो सारी चीजें वो कांस्टेंट रहेंगी। ये मैं कब बोलती हूँ? जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैं प्राइस थ्योरी भी बोलती हूँ क्योंकि इसमें मेरा मेजरली जो मेरा फाइनल गोल क्या होता है, मेरा फाइनल गोल होता है कि मुझे प्राइस को डिटरमिन करना होता है। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है। इसको हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं क्योंकि इसका गोल क्या होता है, प्राइस को डिटरमिन करना, किसी भी प्रोडक्ट के क्या प्राइस होने वाला है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को ऑन दी अदर हैंड हम क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी भी बोलते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी भी हम बोलते हैं क्योंकि इसका गोल होता है हमेशा से हमारा नेशनल इनकम या हमारे जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट को ही डिटरमाइन करना। इसका गोल क्या होता है, इनकम को एंड एम्प्लॉयमेंट को, या तुम बोल सकते हो तुम्हारी जीडीपी को जो है डिटरमाइन करना, ये होता है इसका गोल। इसीलिए इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी भी बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल पे फोकस करता है, प्राइस थ्योरी बोला जाता है क्योंकि इसका गोल होता है प्राइस को फाइंड आउट करना, और माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कांस्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा पूरे देश भर के लेवल पे, इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे जो है फोकस करता है। इसमें जीडीपी, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट, इन चीजों को हम देखते हैं। ये अज्यूम करता है कि माइक्रो के जितने भी वेरिएबल्स है,
जैसे कि हमारा प्राइस वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि इसका फाइनल गोल क्या होता है, किसी भी देश की नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट या जीडीपी को फाइंड आउट करना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन गोल होता है। इसके बाद जो दूसरा मेन एक मेरे पास थ्योरी का टॉपिक आता है वो होता है मेरी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वो है मेरी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैं तुम्हें पहले एक एग्जांपल समझाती हूँ, फिर उससे ये समझ आएगा। देखो, दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो है कि तुम ना एसआरसीसी में जाना चाहते थे, या फिर मैं लेट्स से बोलती हूँ तुम्हें 100% मार्क्स लेकर आने थे, पर तुम्हारे सिर्फ 80% मार्क्स ही आए हैं। अब दो चीजें हैं, तुम कितना लाना चाहते थे और तुम्हारे कितने आए हैं। ठीक है, अब तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, तुम्हारे मार्क्स आए हैं फॉर एग्जांपल 80%। जब मैं बोलूं कि बेटा जी आपके तो 80% मार्क्स आए हैं, ये एक फैक्ट है, इसका मेरे पास डाटा है, और मैं इसको डाटा के बेसिस पे चेक कर सकती हूँ, डाटा के बेसिस पे कंफर्म भी कर सकती हूँ, और इसमें इसमें मेरा पर्सनल जजमेंट कहीं पर भी नहीं है। इसमें मेरा पर्सनल जजमेंट कहीं पर भी नहीं है। मैंने बस इतना बोला कि तुम्हारे 80% मार्क्स आए हैं, ये 100% ट्रूथ है, और इस ट्रूथ को मैं डाटा की मदद से, फैक्ट्स की मदद से चेक कर सकती हूँ, कंफर्म कर सकती हूँ। इसमें मेरी जजमेंट कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि तुम्हारे 100% मार्क्स आने चाहिए थे, तुमने तो इतनी मेहनत करी थी, तुम्हारे 100% मार्क्स आने चाहिए थे। ठीक है, आने चाहिए थी। यू शुड, जब मैं बोल रही हूँ यू शुड हैव स्कोर्ड 100% मार्क्स, तो यहाँ पे कोई इसका फैक्ट नहीं है कि क्यों आने चाहिए थे, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। ठीक है, ना ही मैं इसको किसी चीज से चेक कर सकती हूँ, कोई डाटा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरी पर्सनल जजमेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरी पर्सनल जजमेंट है कि तुम्हारे तुझे 100% मार्क्स आने चाहिए थे। तो इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, मैं इसको चेक भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है इसको बैक करने के लिए। इट इज जस्ट माई पर्सनल जजमेंट। तो ये जहां पे मेरी पर्सनल जजमेंट है, ये क्या है, मेरी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। और ये जहां पे जजमेंट नहीं है, सिर्फ ट्रू फैक्ट्स है, वो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। यही जो डिबेट है, हर वक्त जब भी आप न्यूज चैनल खोल के देखोगे तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है यही डिबेट यहाँ पे कर रही होती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो डिबेट कर रही होती है वो यूजुअली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर कर रही होती है, क्योंकि वो बोलती है अरे मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे उन्होंने तो ये कर दिया, अरे ये तो गलत है, अरे ये तो सही है। तो वो जजमेंट्स है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नेगेटिव जजमेंट ही देगी, तो दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बारे में अच्छी ही जजमेंट देगी, सो दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो हमें ये नहीं बताना कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना, हम बस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये बता रहे हैं कि क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि हमारे जो ट्रम्प है उन्होंने इतने टैरिफ लगा दिए, तो अगर मैं बोलती हूँ इतने टैरिफ लगा दिए, दैट इज पॉजिटिव। मैं बोलती हूँ उनको नहीं लगाने चाहिए थे, दैट इज नॉर्मेटिव, क्योंकि वो तो मेरी जजमेंट है। ठीक है ना, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, देखो ये फैक्चुअल सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वो एक्चुअल सिचुएशन को बताते हैं कि व्हाट हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, सच में एक्चुअली क्या हुआ है। ये पूरी तरीके से न्यूट्रल है, इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है। मैं बोल रही हूँ तुम्हारे 80% आए हैं तो आए हैं, सिंपल बात। इसमें किसी की कोई भी जजमेंट नहीं है। इट डिपेंड्स व्हाट वाज, क्या था और क्या है, विदाउट अ डाउट, अंडर एनी कंडीशन। कोई डाउट नहीं है, उसने बस तुम्हें जो एक सिंपल फैक्ट बताया है कि क्या है, क्या होगा, क्या हो रहा है। ठीक है जी, इंडिया हैज टू मेनी पीपल एंड इट्स कॉस्ट कीप इंक्रीजिंग। ठीक है, फॉर इंस्टांस इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, हम इसको जो है फैक्चुअली चेक कर सकते हैं कि 145 CR की हमारी जो है पॉपुलेशन है। ठीक है जी, इट्स कॉस्ट कीप इंक्रीजिंग, हम वो भी चेक कर सकते हैं कि भैया जी कॉस्ट तो हर साल इतने से बढ़ रही है। ठीक है, हम फैक्ट से चेक कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कोई फैक्ट नहीं होता, ये आइडियल सिचुएशन के साथ डील करती है। इसमें सिर्फ हमारी जजमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शंस है फॉर सेल्फ स्टीम रिलेटेड डिसीजन। मैं अपने सेल्फ स्टीम से रिलेटेड बता रही हूँ, तुम्हारे 100% आने चाहिए थे, दिस। ठीक है, बस इसमें ये चीज हो रही है। अगला जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है, अगला हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, कि हमारी इकोनॉमी में ना हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से इनफैक्ट जो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है वो निकल के आया है। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है और वो क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड यू विल सी कि क्योंकि ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से हमने जो आगे के चैप्टर्स है वो बनाए हैं, इसी वजह से हम जो है हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से अराइज हुई है। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली रेफर्स टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज व्हिच अराइजेस बिकॉज ऑफ हैविंग अनलिमिटेड डिजायर्स, देयरफॉर सैटिस्फाइंग ऑल द ह्यूमन नीड्स इज डिफिकल्ट विद लिमिटेड मींस। देखो मतलब क्या है, हमारे पास कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, बट वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं? वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मेजरली 3 रीजंस की वजह से आई हैं, यही ऊपर बताया गया है,
यही मैं यहाँ पे समझाऊंगी। जो भी मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं आगे तुम्हें बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो मेनली 3 रीजंस की वजह से आई है। पहला रीजन है कि मेरे पास ना रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है। जो भी रिसोर्स है, फिर चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, हर एक चीज हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। कोई भी चीज हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है। तुम इनफैक्ट ये सोच सकते हो कि भाई हम तो गरीब हैं भाई, दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, उनके पास तो बहुत सारा पैसा है। तुम्हें लगता है उनके पास बहुत सारा पैसा है, पर उनके पास भी उनके अकॉर्डिंग कम पैसा होगा। उनको भी लगता होगा कि हमारे पास कम पैसा है, हम अपनी मर्जी से चाहे तो हर चीज इस दुनिया की नहीं खरीद सकते, ठीक है। ऐसा क्यों है कि हर किसी को अपना पैसा कम ही लगता है? किसी के पास 10 रुपए तो उसको 20 रुपए चाहिए, 20 है तो उसको 20,000 चाहिए, 20,000 है तो 20 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, मिलियंस बिलियंस चाहिए। ऐसा क्यों है कि हर किसी के पास जितना भी पैसा होता है वो उसको कम लगता है? वो इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास हमारा पैसा, रिसोर्स हमारा बढ़ता चला जाता है, वैसे ही हमारी वांट्स भी बढ़ती चली जाती है। हमारी जो इंसानों की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। अगर आज मेरे पास एक साइकिल है तो मुझे कल को बाईसाइकिल चाहिए, बाईसाइकिल मिल गई तो फिर मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे कार चाहिए, कार मिल गई तो मुझे कुछ और बड़ी कार चाहिए, फिर और ज्यादा और ज्यादा। तो टेक्निकली हम इंसानों की जो वांट्स है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। अगर एक वांट पूरी हो जाएगी तो फिर हमारी दूसरी वांट अराइज हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी तो और बड़ी वांट अराइज हो जाएगी। तो हम चाहे कितने भी रिसोर्सेज इस दुनिया में इकट्ठे कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी कुछ इस दुनिया में होगा, हमारी वांट्स हमेशा उससे ज्यादा रहने वाली हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते हैं उससे ज्यादा हमारी वांट्स बढ़ती है, जो कि अनलिमिटेड है, ठीक है। एंड इन तीनों के बाद सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो होती है मल्टीपल यूजेस की, ठीक है। वो होती है हमारी ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम। कि मैंने मान लिया हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है, लिमिटेड है, हमारी जो वांट्स है वो भी अनलिमिटेड है, लेकिन हम इन रिसोर्सेज को, इन वांट्स को पूरा करने के लिए मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 1000 रुपए है, ठीक है। तुम्हें उस 1000 रुपए में जो है मूवी भी देखनी है, या फिर तुम्हें उस 1000 रुपए में तुम कैफे में भी जा सकते हो, या फिर तुम उस 1000 रुपए से ट्रिप पे भी जा सकते हो, या तुम उस 1000 रुपए से जो है शॉपिंग भी कर सकते हो, तुम उस 1000 रुपए से बुक्स भी खरीद सकते हो, तुम उस 1000 रुपए से चाहो तो इनमें से कोई भी एक चीज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास प्रॉब्लम आएगी कि अरे यार मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए है और मुझे ये सब कुछ करना है, मैं सब कुछ कर नहीं सकता, तो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, इन 1000 रुपए को तुम सिर्फ और सिर्फ मूवी देखने के लिए यूज कर सकते हो, तुम और कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या अब तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी? अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें पता है ये पैसा है, यहाँ पे यूज करना है, तुम कर लोगे, मूवी देखोगे, खुश हो जाओगे, घर आ जाओगे, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन जब मैं तुम्हें कहती हूं कि तुम इन 1000 रुपए से मूवी भी देख सकते हो, कैफे भी जा सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, कोई भी एक चीज कर सकते हो, वहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, जिस प्रॉब्लम का हम नाम क्या देते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वहां पे मेरे पास प्रॉब्लम आती है कि अब मुझे चूज करना पड़ेगा, मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, क्या करूं। और यही प्रॉब्लम पूरी दुनिया में हर किसी के पास आती है, क्योंकि हर किसी के पास पैसा लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, और उस पैसे की, उस रिसोर्सेज की हम ऑल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं। उन पैसे को, उन रिसोर्सेज को हम बहुत सारे अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। तो वी हैव टू चूज, वी हैव टू मेक अ चॉइस कि हम इन सब में से क्या करें। यही हर एक देश के साथ होता है, हर देश के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उस देश को चूज करना पड़ता है कि मैं उन रिसोर्सेज को गन्स बनाने में यूज करूं, घर बनाने में यूज करूं, खाना बनाने में, कपड़ा बनाने में, एम्प्लॉयमेंट देने में, या हॉस्पिटल बनाने में, या किस चीज में मैं उन रिसोर्सेज को यूज करूं, क्योंकि बनाना सब कुछ है, सब कुछ बन नहीं सकता गिवन पैसे से, पैसा लिमिटेड है। तो अब हमें चूज करना पड़ता है, तो हम किसी एक चीज को कम करके दूसरी को ज्यादा करते हैं। यही चीज हम आगे हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ते हैं। तो ये तो हमारी रीजन है, क्या, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। इन रीजंस की वजह से हमारे पास जो है कुछ एक प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, जिन प्रॉब्लम्स की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है टोटल 3 होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। 3 मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास क्या है कि हम टार्जन वाली कार भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम केक भी बना सकते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में होता है कि हम इंसानों की मदद से बना सकते हैं, हम मशीन की मदद से बना सकते हैं। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में होता है कि हम गरीबों के लिए बनाएं, अमीरों के लिए बनाएं, हम किसके लिए बनाएं। तो मेरी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली मेरी प्रॉब्लम का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं क्या एग्जैक्टली प्रोड्यूस करूं, क्या मैं वॉर गुड्स को प्रोड्यूस करूं या मैं पीस टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करूं। वॉर टाइम गुड्स ऐसी गुड्स होंगी जो कि हमारी गन्स हो गई, एमिनिशंस हो गई, इन तरीके की चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन पीस टाइम गुड्स होंगे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस में मैं ये भी देख सकती हूँ कि मैं जो है रोटी कपड़ा मकान प्रोड्यूस करूँ या मैं कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करूँ, ठीक है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास क्या आता है, हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। हमें जो है मेक अ चॉइस, हमें चॉइस करनी पड़ती है सिविल गुड्स के और वॉर गुड्स के बीच में, हम ये प्रोड्यूस करें या वो प्रोड्यूस करें, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी में, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस्ड, ये भी हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर।
तो मेरा पहला सवाल क्या आ गया, व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर अगला मेरे पास सवाल आता है हाउ टू प्रोड्यूस, हम इसको जो है कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने सामान को। तो हाउ टू प्रोड्यूस में देखो मेरे पास आंसर क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस में दो ऑप्शन होंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। तो जैसे इंडिया है, इंडिया में लेबर बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारी जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट हमारे पास जो कैपिटल जो है, कैपिटल यानी कि हमारे पास जो पैसा है, जो मशीनरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, वो सब कुछ बहुत कम है क्योंकि ऑब्वियसली हमारा देश डेवलपिंग है, डेवलप्ड देश नहीं है, तो थोड़ी गरीबी तो हमारे देश में काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए। पर जितने भी डेवलप्ड देश हैं वो यूजुअली डेवलप्ड देशों में क्या होते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, कैपिटल ज्यादा होती है, मशीनरी टेक्नोलॉजी सब कुछ ज्यादा होता है, और लेबर लोग वहां पे कम होता है, पॉपुलेशन बहुत कम होती है और उन पॉपुलेशन के पास लैंड और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो डेवलप्ड देश है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो तुम्हारे देश के लिए जो भी बेटर रहे, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें ये करना है ये करना है, तुम वही यूज करते हो जो भी तुम्हारे देश के पास अवेलेबल है। जिस भी चीज से तुम ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हो, ज्यादा एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर सकते हो, तुम उस चीज को यूज करोगे जो भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे देश के लिए बेटर सूट होती है, ठीक है। अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगला क्वेश्चन क्या आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मैं किसके लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ, क्या मैं गरीबों के लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ या मैं अमीरों के लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं गरीबों के लिए प्रोड्यूस करूंगी तो उस तरीके की चीजें प्रोड्यूस करूंगी जैसे कि मुझे उनको घर देना पड़ेगा, अच्छी रोड्स देनी पड़ेंगी, मे बी उनके लिए हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, मुझे उनकी एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा, उनको सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, फ्री की चीजें देनी पड़ेंगी। पर जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग चाहेंगे कि मॉल्स बने और महंगी महंगी चीजें बने, लग्जरी चीजें बने। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में मेनली जो है ये डिसाइड करना रहता है कि हमें किसको कितना पैसा देना है, अमीरों के लिए कितना सामान बनाना है, गरीबों के लिए कितना पैसा बनाना है, ठीक है। इट इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम अपने अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में किस तरीके से इनकम को डिवाइड करने वाले हैं, नेशनल इनकम जो है मेरे देश की वो कैसे डिवाइड होने वाली है, वो भी चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। अगली मेरे पास जो इसमें चीज आती है जो कि मेन हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि कुछ इस तरीके की एक लाइन होती है, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बहुत डिटेल में समझ लो, सवाल इस पे आना ही आना है, ठीक है। देखो क्या बोला है, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम है जिसकी वजह से सोसाइटी सब कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। इवन इफ द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, हम बेस्ट तरीके से भी अगर यूज कर ले तो भी हमारी जो कैपेबिलिटीज है प्रोडक्शन करने की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम होती है, विच इज वाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। और एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो गिवन ऑप्शंस में से क्या जो है प्रोड्यूस करे और क्या वो प्रोड्यूस ना करे। तो एक सोसाइटी को, एक कंट्री को हमेशा ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे और वो क्या ना प्रोड्यूस करे फ्रॉम इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है, तुम्हें उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है और क्या नहीं प्रोड्यूस करना। इसी सभी पॉसिबिलिटीज को मिलाकर अगर मैं एक ग्राफ बना दूं, एक कर्व बना दूं, तो मेरे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाता है। इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हो, तो ये नाम भी पेपर में लिखा आ सकता है, पीपीसी, पीपीएफ। इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की जगह हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर मेरे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, और अगर मैं अज्यूम कर लूं कि मेरे देश सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस करता है, तो फिक्स्ड रिसोर्सेज और फिक्स्ड टेक्नोलॉजी के साथ जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो गुड्स की प्रोडक्शन के, अगर मैं उन सभी कॉम्बिनेशंस को मिला करके एक कर्व बना दूं तो वो मेरा पीपीसी कर्व बनता है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये मेरा पूरे का पूरा पीपीसी है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक साइड पे तुम्हारे पास ओवाई एक्सिस पे कोई एक चीज है, लेट्स से मैं इधर ले लेती हूँ कि इधर मेरे पास गन्स मैं बना रही हूँ और इधर मैं ले लेती हूँ कि मैं बटर बना रही हूँ, ठीक है जी। अब कोई भी देश गन्स भी बनाएगा, बटर भी बनाएगा, कोई एक चीज पे जिंदा वो नहीं रह सकता, लेकिन किसी भी देश को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो अगर उसको गन ज्यादा बनानी है तो बटर सेक्रीफाइस करना होगा, बटर ज्यादा बनाने है तो गन सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है। लेकिन वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूरे रिसोर्सेज को सिर्फ गन्स बनाने में लगा दूं तो मैं बटर नहीं बना पाऊंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा 8:0 कि मुझे 8 यूनिट ऑफ गन मिल रही है पर मैं बटर का 1 यूनिट भी नहीं बना पा रही हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 9:0। देखो कि अगर मैं 9 यूनिट्स ऑफ बटर बना लूं तो मैं एक भी यूनिट गन्स का नहीं बना पाऊंगी, समझ रहे हो चीज। तो अब यहाँ पे देखो अगर मुझे
सिर्फ और सिर्फ गन्स बनानी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अगर गन्स बनाने लग जाओ तो मैं कितने यूनिट ऑफ गन बनाऊंगी, 80 यूनिट्स ऑफ गन बनाऊंगी, लेकिन उसके बदले में मैं एक भी यूनिट जो है बटर का नहीं बना पाऊंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे बटर बनाना है तो मैं 9 यूनिट्स ऑफ बटर बना पाऊंगी, लेकिन उसके बदले में मैं एक भी यूनिट जो है गन्स का नहीं बना पाऊंगी। तो एक देश के पास ऑप्शन है, वो या तो सिर्फ गन्स बना ले, बटर ना बनाए, या तो सिर्फ बटर बना ले, गन्स ना बनाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसको दोनों चीजों की जरूरत है। तो एक देश क्या करेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन ढूंढेगा, वो गन्स को सेक्रीफाइस करता चला जाएगा ताकि वो बटर ज्यादा ज्यादा बना सके। तो कोई भी देश अगर 80 गन्स बना रहा है, वो बटर नहीं बना पा रहा, तो यहां पर देखो वो धीरे 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 गन्स का प्रोडक्शन कम करता चला जाएगा, गन्स कम होने लग जाएंगी। जैसे जैसे गन्स कम होंगी, बटर जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा। गन्स का प्रोडक्शन और ज्यादा यहाँ पे देखो कम हो रहा है, तो बटर का प्रोडक्शन यहाँ पर तुम देखो बटर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, गन्स का प्रोडक्शन और कम हो रहा है तो बटर का प्रोडक्शन और ज्यादा हो रहा है, गन्स का प्रोडक्शन और कम तो बटर का प्रोडक्शन और ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम गन्स को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, हमारा बटर का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मुझे यही दिखाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन कोई भी देश बना सकता है, कोई भी दो अलग अलग कॉमोडिटीज के साथ। ठीक है, तो अगर देश जो है गन ज्यादा बनाएगा तो वो बटर को कम कर देगा, लेकिन अगर वो बटर ज्यादा बनाएगा तो उसको गन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, यही दिखाता है मुझे मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसमें अगर मैं सेक्रीफाइस का, हमने कितना सेक्रीफाइस किया, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन का फॉर्मूला लगा दूं तो मैं क्या यहां पे निकाल सकती हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलती हूँ। तो देखो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 यूनिट ऑफ बटर बनाने के लिए 10 यूनिट ऑफ गन्स को सेक्रीफाइस किया तो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 10:1। ठीक है ना, अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने 1 यूनिट एक्स्ट्रा बटर बनाने के लिए 10 यूनिट ऑफ गन्स को सेक्रीफाइस किया तो मेरा क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 10:1। ठीक है ना, हम कैसे निकाला, 10 मैंने कैसे निकाला, 80 - 70, 1 कैसे निकाला, 2 - 1, कि मैंने 1 यूनिट एक्स्ट्रा बटर बनाया और मैंने जो है 10 यूनिट ऑफ गन्स को जो है सेक्रीफाइस किया, तो मेरा MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलती हूँ, वो कितना आ जाएगा, 10:1। एक चीज और याद रखना है, ये जो मेरा PPC कर्व है, इस PPC कर्व का जो स्लोप होता है, इसके स्लोप को भी मैं क्या बोलती हूँ, MRT ही बोलती हूँ, क्योंकि स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या है, गन्स जिसको मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, एक्स एक्सिस पे क्या है, बटर जिसको मैं गेन कर रही हूँ। ठीक है, तो डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन अगर मैं करती हूँ तो मेरा MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, जो कि यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो सेक्रीफाइस को गेन के साथ डिवाइड करके। और यही जो है स्लोप ऑफ हमारा PPC कर्व भी होता है। PPC को मैं PPF या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल सकती हूँ। ठीक है, अब एक और चीज इसमें समझो, एक और चीज तुम यहीं पे इसी कर्व में हम समझ सकते हैं कि हमारा जो PPC कर्व है, अगर मैं PPC कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट देखूं, वो पॉइंट मुझे बताता है कि क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कोई भी देश जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है अलग अलग गुड्स के। एक चीज याद रखना, मैंने यहाँ पे क्या क्या अजम्पशन लिए, मैंने यहाँ पे अजम्पशन लिया है जो मेरे गुड्स हैं, हम दो ही गुड्स को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो कोई भी देश दो गुड्स को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसके जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन हम PPC कर्व पे दिखाते हैं। अगर कोई भी देश अपने 100% ऑफ रिसोर्सेज को यूज करे और 100% ऑफ रिसोर्सेज को यूज करके सामान बनाए और जो भी पॉसिबिलिटी उससे कॉम्बिनेशन बने, उन सभी कॉम्बिनेशन को, जो भी कॉम्बिनेशन एक देश 100% अपने रिसोर्सेज को यूज करके बनाता है दो गुड्स की, वो सारे कॉम्बिनेशन ऑन द PPC कर्व दिखाए जाते हैं। वो सारे कॉम्बिनेशन ऑन द PPC कर्व दिखाए जाते हैं जब भी एक देश अपने पूरे 100% रिसोर्सेज को यूज करके सामान बनाता है। तो जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब 10 गन बना लो, एक बटर बना लो। ठीक है, 20 गन बना लो तो बटर कम कर दो। ठीक है, या फिर 80 यूनिट ऑफ गन्स बना लो, एक भी बटर मत बनाओ। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन है, अगर इन कॉम्बिनेशन पे 100% रिसोर्सेज एक देश ने यूज करे हैं, यानी कि फुल्ली एफिशिएंटली एक देश ने प्रोडक्शन करी है, तो उन पॉइंट्स को मैं क्या बोलती हूँ, वो पॉइंट्स कहां पर होते हैं, ऑन द PPC कर्व होते हैं। अगर एक देश ने प्रोडक्शन तो करी है पर अपने 100% रिसोर्सेज को यूज नहीं करा, थोड़ी बहुत रिसोर्सेज अभी लेबर या कुछ लैंड अभी बच गया, तो वो पॉइंट्स इनसाइड या फिर अंडर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होते हैं, वो पॉइंट्स इनएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और अगर मैं देखूं 100% रिसोर्सेज यूज हो गए, उसके बाद भी अगर मैं देखूं कुछ कॉम्बिनेशन बनता हो, वो कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट जो है आउटसाइड या अबव या फिर
आउटसाइड द पीपीसी कर्व वो पॉइंट्स मुझे देखने को मिलेंगे। इनसाइड कौन से पॉइंट्स होंगे? जो इनएफिशिएंट है, जहां पे 100% हमारी लेबर या 100% रिसोर्सेज यूज नहीं हुए। तो अगर 100% रिसोर्स यूज करके कोई कॉम्बिनेशन बनाया दो गुड्स की प्रोडक्शन का, तो वो ऑन द पीपीसी कर्व होगा। अगर पूरे रिसोर्सेज यूज नहीं किए, थोड़े से रिसोर्सेज से तुमने सामान बनाया, तो जो भी कॉम्बिनेशन बना वो इनसाइड या फिर अंडर द पीपीसी कर्व होगा। और अगर 100% रिसोर्स यूज हो गए, उसके बाद का कोई कॉम्बिनेशन तुम देखना चाहते हो, तो वो पॉइंट कहां आएगा? अबव या फिर आउटसाइड द पीपीसी कर्व। ठीक है, अब तुम देखो, अब देखो जितने भी पॉइंट्स आउटसाइड होंगे पीपीसी कर्व के, उनको मैं क्या बोलूंगी? नॉन अटेनेबल। वो पॉइंट जो है नॉन अटेनेबल है, उनको मैं अटेन कर ही नहीं सकती हूँ। पर जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर होंगे वो क्या होंगे? अंडर यूटिलाइजेशन वाले होंगे। जितने भी ऑन द पीपीसी कर्व होंगे वो फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होंगे, वो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है ना? और जितने भी पॉइंट्स अंडर द पीपीसी कर्व है या ऑन द पीपीसी कर्व है, जितने भी पॉइंट्स मेरे ऑन द पीपीसी कर्व है या अंडर द पीपीसी कर्व है, उनको मैं क्या बोलती हूँ? अटेनेबल। उनको क्या बोलती हूँ मैं? अटेनेबल। अटेनेबल पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स आउटसाइड या अबव द पीपीसी कर्व है, मैंने उनको क्या नाम दिया है? नॉन अटेनेबल या फिर अनअटेनेबल पॉइंट्स। तो अगर आउटसाइड द पीपीसी है अनअटेनेबल पॉइंट्स, अगर ऑन द पीपीसी है या फिर अंडर द पीपीसी है, तो वो मेरे क्या होने वाले हैं? अटेनेबल पॉइंट्स होने वाले हैं। लेकिन अंडर द पीपीसी वाले एफिशिएंट नहीं होंगे, ऑन द पीपीसी वाले जो पॉइंट्स हैं वो एफिशिएंट होने वाले हैं। यहाँ पे हमारा पीपीसी का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब हम समझते हैं पीपीसी की जो है कुछ एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो, अब इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है मेरी पीपीसी की। पहला जो इसका पीपीसी का बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप्स डाउनवर्ड इसलिए होता है, देखो बेटा, क्योंकि अगर मुझे गन्स को बढ़ाना है तो मुझे बटर को कम करना पड़ेगा। अगर मुझे गन्स को कम करूंगी मैं, तभी मैं बटर को बढ़ा सकती हूँ। यानी कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये सेक्रीफाइस इसलिए होता है क्योंकि मेरे पास स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। इसी वजह से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व देखने को मिलता है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हमेशा एक इनवर्स रिलेशन रहने वाला है। तो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ठीक है, इट इंप्लाइज मोर ऑफ द कमोडिटी 1 कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद लेस ऑफ द कमोडिटी 2। दूसरी चीज, ये हमेशा कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। कॉन्केव टू द ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्केव टू द ओरिजिन देखो, देखो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लगातार डिक्रीजिंग होता है। ऐसा क्यों है? देखो, हम बोलते हैं कि हम अगर गन्स को ज्यादा बढ़ाएंगे तो बटर कम हो जाएगा, गन्स कम होंगे तो बटर ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी हमारे रिसोर्सेज है बेटा, हम क्या करेंगे? जो भी रिसोर्सेज पहले गन्स बना रहे थे, जो भी रिसोर्सेज मतलब जो भी लेबर फॉर एग्जांपल पहले गन बना रहे थे, हम उन लेबर को बोलेंगे तुम गन्स बनाना छोड़ दो, जाओ बटर की फैक्ट्री में जाके काम करो, बटर बनाओ। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, बटर बनाना छोड़ दो, गन्स की फैक्ट्री में जाके गन्स बनाओ। ठीक है, हम ये करेंगे। ठीक है जी। लेकिन जो लेबर जो हमेशा से गन्स बनाती आ रही है, जिसको बटर बनाना आता ही नहीं है, वो शायद जाके बटर बना तो ले, पर सेम टाइम सेम कॉस्ट में नहीं बना पाएगी, तो वो एफिशिएंट नहीं होने वाली है। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम रिसोर्सेज को एक जगह से कम करके दूसरी जगह लगा तो सकते हैं, पर वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ जो मेरी लेबर है, लैंड है, मशीनरी है, कैपिटल है, ये सारी चीजें मैं दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज कर सकती हूँ, एक से हटा के दूसरे प्रोडक्ट पे लगा सकती हूँ, पर वो एफिशिएंट नहीं होंगे इक्वली। तो शायद जो लेबर है, अगर वो दिन में 10 गन्स बना पा रही है, शायद वो 10 यूनिट ऑफ बटर ना बना पाए, वो बटर कम बना पाए। तो हम हमेशा जब भी किसी एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, जब भी पीपीसी के ऊपर मेरे जो भी पॉइंट्स होते हैं, जब भी मैं किसी एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन पे जाती हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी जो है वो भी कम होती है। एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि जो लेबर है वो एक जगह पे अगर अच्छे से काम कर रही है, शायद दूसरी जगह पे उतना इक्वली एफिशिएंटली काम ना कर पाए। विच इज वाई हमारा ये जो रेशो था डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन का, ये जो मेरी रेशो है ये लगातार इंक्रीजिंग है। ये जो रेशो है ये लगातार इंक्रीजिंग है, सॉरी एमआरटी डिक्रीजिंग नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेरा जो एमआरटी है वो लगातार इंक्रीज होता रहता है क्योंकि एफिशिएंसी डिक्रीज होती रहती है। तो ये जो मेरी रेशो है डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन की, ये जो रेशो है ये लगातार इंक्रीज होती रहेगी। जब भी मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जाऊंगी, एक कॉम्बिनेशन से दूसरे पे जाऊंगी, तो मुझे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कम गेन करने के लिए। तो अगर मैं 10 यूनिट सेक्रीफाइस कर रही हूँ, शायद मैं 5 ही यूनिट गेन कर पाऊं। तो विच इज वाई ये जो मेरी रेशो है डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन की, ये लगातार इंक्रीजिंग होने वाली है। तो मेरा एमआरटी जो है लगातार इंक्रीजिंग होने वाला है। विच इज वाई ये जो एमआरटी जो है स्लोप भी होता है हमारे पीपीसी का। विच इज वाई जो मेरा पीपीसी है वो कनकेव टू दी ओरिजिन होता है। कनकेव का मतलब वो ऐसा होता है। ठीक है, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। कन्वेक्स का मतलब ऐसा होता है। तो ये कन्वेक्स नहीं होगा, ये क्या होगा? इस तरीके का एक केव की तरह बंद हो जाएगा, इधर आके एक जो है
कनकेव एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कनकेव क्यों होता है? क्योंकि एमआरटी इंक्रीजिंग होता है। एंड पीपीसी डाउनवर्ड क्यों होता है? पीपीसी डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि हमें हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ नया गेन करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या क्या अजम्पशंस थी, दो तीन अजम्पशंस हमारी क्या आज की, दो ही गुड्स होंगे मेरे पास, ठीक है। ये भी असम्पशन थी कि हम 100% अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तभी तो पीपीसी के ऊपर वाले सारे पॉइंट हम बना पाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी असम्पशन थी कि हम रिसोर्सेज को एक से हटा के दूसरे पे लगा सकते हैं। अच्छा, ये भी असम्पशन थी कि जब हम एक से दूसरे पे लगाएंगे तो वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे, क्योंकि इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे इसीलिए तो जो है मेरा एमआरटी है वो इंक्रीजिंग होगा, सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग होगा। एक और इसके अलावा मैं असम्पशन लेती हूँ कि जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं, जितनी भी मेरी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहती है। मैंने शुरू में भी तुम्हें बोला था रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों मैम? अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो क्या होगा? अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाते हैं तो मेरा जो पीपीसी कर्व है वो भी चेंज होगा, वो या तो शिफ्ट होगा, वो या तो रोटेट होगा। अब हम पढ़ते हैं चेंज इन पीपीसी। चेंज इन पीपीसी क्यों है? क्योंकि जो मेरे रिसोर्सेज है या जो मेरी टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है। वो कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। वो एक प्रोडक्ट की रिसोर्स भी चेंज हो सकता है, या दूसरे प्रोडक्ट का चेंज हो सकता है, या दोनों प्रोडक्ट्स का रिसोर्स और टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है, ठीक है। देखो क्या है, दो तरीके की चेंज होंगे, या तो होगा शिफ्ट या तो होगा रोटेशन। शिफ्ट तब होता है जब दोनों ही प्रोडक्ट्स के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब दोनों ही प्रोडक्ट्स के रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाते हैं, अगर मैं कहती हूँ जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज थे या टेक्नोलॉजी थी वो इंक्रीज हो गई, वो नई ज्यादा डेवलप हो गई है, अब वो अपग्रेड हो गई है, और दोनों ही रिसोर्सेज की, दोनों ही प्रोडक्ट्स की रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अब अपग्रेड हो गई है, तो दोनों ही प्रोडक्ट्स का जो ग्राफ है वो यहां से बाहर की तरफ जाएगा, विच इज वाई मेरे एक पूरी तरीके से नया ग्राफ बन के आ जाएगा, विच इज वाई यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ही प्रोडक्ट का रिसोर्स या टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आई है तो दोनों ही प्रोडक्ट्स का देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, तो पूरी तरह एक नया ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा, जिसको मैं क्या बोलूंगी कि राइटवर्ड शिफ्ट मुझे देखने को मिलता है पीपीसी के ग्राफ में। ऐसे ही दूसरा मेरे पास देखो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब दोनों ही प्रोडक्ट्स के रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में क्या होती है, एक डीग्रेडेशन देखने को मिलती है, दोनों ही प्रोडक्ट्स के डीग्रेडेशन, ठीक है, मुझे देखने को मिलती है। तो पीपीसी जो है ये वाला वाई एक्सिस का प्रोडक्ट भी नीचे आ जाएगा, एक्स एक्सिस वाला प्रोडक्ट भी अंदर आ जाएगा, तो मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके का अंदर की तरफ जो है एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले जाएगा, ठीक है। लेकिन रोटेशन कब होती है? रोटेशन तब होती है जब दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट में कुछ चेंज आए और दूसरा प्रोडक्ट एज इट इज रह जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट मेरा वाई एक्स एक्सिस पे था अब वो तो अपग्रेड हो गया, जो भी एक्स एक्सिस का प्रोडक्ट था उसके रिसोर्स में या टेक्नोलॉजी में कुछ अपग्रेडेशन आया है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाला जो भी प्रोडक्ट था उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट आई है, तो क्या होगा, वाई एक्सिस वाला प्रोडक्ट वहीं का वहीं रहेगा, पर एक्स एक्सिस वाला प्रोडक्ट बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक रोटेशन इन पीपीसी ग्राफ देखने को मिलने वाली है। वाई एक्सिस वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पे सेम है, एक्स एक्सिस इंप्रूव हो गया, उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, बाहर की तरफ हमारा मूव हो जाएगा सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वहीं का वहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। ऐसे ही अगर हमारा जो है वाई एक्सिस रोटेट हो तो क्या होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे जो प्रोडक्ट है, अगर सिर्फ वाई एक्सिस वाले प्रोडक्ट का रिसोर्स या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया तो एक्स एक्सिस वहीं का वहीं रहेगा, और ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, एक्स एक्सिस वही है, वाई एक्सिस बाहर की तरफ मूव हो गया तो रोटेशन फिर से हो गई, ठीक है। दूसरी साइड पे इसका उल्टे केसेस भी हमारे हो सकते हैं, ठीक है। मैं बोलती हूँ ये मेरा पीपीसी ग्राफ है और जो एक्स एक्सिस पे जो भी चीज है, एक्स एक्सिस पे जो भी चीज है वो डाउनग्रेड हो गई है, डाउनग्रेड हो गई है उसकी टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्स एक्सिस की चीज है वो अंदर की तरफ मूव हो जाएगी और वाई एक्सिस वहीं का वहीं रहेगा, तो ये मेरा ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही मैं बोलती हूँ कि जो मेरी वाई एक्सिस की चीज है, जो भी मेरी वाई एक्सिस की चीज है वो डाउनग्रेड हो गई, उसकी प्रोडक्शन अब कम हो रही है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड हो गई, तो जो पीपीसी है वाई एक्सिस का वहीं अंदर आ जाएगा, एक्स एक्सिस का वहीं रहेगा, तो ये ऐसा कर्व बन जाएगा। तो मेरा जो पीपीसी है वो या तो शिफ्ट होगा, शिफ्ट कब होगा, जब दोनों ही प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, अगर दोनों ही प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इंप्रूव हो गई तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर दोनों ही प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी कम हो गई, डाउनग्रेड हो गई, डिग्रेड हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगर किसी एक प्रोडक्ट में चेंज आता है तो सिर्फ उस प्रोडक्ट को अंदर या बाहर मूव करवा दो, दूसरे को सेम रख दो, किसी एक प्रोडक्ट में चेंज आता है तो सिर्फ उसको अंदर या बाहर ऐसे करवा दो, दूसरे को सेम रख दो, ठीक है। ये वाई एक्सिस के चेंजेस होंगे, ये इस तरीके के
एक्स एक्सिस के चेंजेस होंगे, या तो अंदर या बाहर, वाई एक्सिस सेम है, अंदर या बाहर वाई एक्सिस सेम है, एक्स एक्सिस यहाँ पे मेरा सेम है। ठीक है जी, तो ये हो गए मेरा पूरे का पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, चलो यहाँ पे हम आज की क्लास को अपनी करते हैं खत्म। आई होप तुम्हें पूरी की पूरी क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।